केशवी, Present, sir. कृपल, Present, sir. दर्शनिका, दर्शित, वंश, Present, sir. मयूर, Present, sir. खुशबू, Present, sir. निराली, Present, sir. लीजा, तनुश्री, Present, sir. दीप चौधरी, Present. तन्वी, Present, sir. शिवानी, Present, sir. कैनिल, शिवानी बेटा आप इतने टाइम बाद आ रहे हो क्लास में, क्यों? संजो, अदिति, जील, अब्बन एंड दिशा। चलो एसवीवी स्टूडेंट्स, आदित्य, वर्षिल, Present, sir. खुशी पटेल, Present, sir. यश, नील पटेल, Present, sir. Present, sir. भावना, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. ब्रज, चंदन, Present, sir. वृत, अभिषेक, Present, sir. Sir, Ruth present. अभिषेक, कुश पटेल। सर वो वजन था कि अभिषेक को अंदर लो। क्या बेटा? अभिषेक ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था अभी। अच्छा अच्छा, बहुत सारे बच्चे एडमिट नहीं हुए। ओके, हाँ मैंने एडमिट कर दिया सबको। यस, और कोई रह गया क्या? अभिषेक पाटिल, ओके। अभी उसका प्रेजेंट लगा दो। प्रियांशी प्रेजेंट। हाँ बेटा। सर अभिषेक प्रेजेंट। ओके ओके, अभिषेक इज प्रेजेंट, प्रियांशी इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो, धार्मिक, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, प्रेजेंट सर। जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित। चलो, किसी का अटेंडेंस रह गया तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सर आदित्य। आदित्य, ओके। एनीबडी एल्स इन एसवीवी?
नाउ पीपी सवानी स्टूडेंट्स, पीपी सवानी वाले देख लो बेटा अटेंडेंस किसका रह गया। सर मितेश प्रेजेंट। मितेश, दर्शनिका, साहिल, ओके। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, Sir, Bhumika present. भूमिका इज ऑल्सो प्रेजेंट। मितेश, साहिल एंड दर्शनिका। ठीक है बेटा, और कोई रह गया? Sir, present. अनिरुद्ध का हो गया बेटा प्रेजेंट। इसके अलावा Sir, Tisha present. टीशा इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओ दर्शित पे लग गई क्या? टीशा इज प्रेजेंट, यस। ओके डन। चलो ठीक है बेटा, हो गया अटेंडेंस सबका क्लियर? यस। So today we are going to start your physics part 2 first chapter, that is your ray optics. इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इस चैप्टर का कंटेंट भी काफ़ी है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। मतलब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, सोच रहे हैं हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, ऐसे बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। आई कैन से दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर बिकॉज ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में इसके कुछ रिव्यू लेके आए हो, है ना। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी कभी देखा नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस चैप्टर के स्कोर करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना, अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो, है ना। आपकी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो अगर आपकी थोड़ी अच्छी है तो इससे स्कोरिंग चैप्टर कुछ नहीं हो सकता, है ना। हाँ, आज धीमे धीमे करवाऊँगा मैं, आज मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कहाँ पे मुझे स्पीड में चलना है, कहाँ पे स्लो में चलना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम स्पीड में इसलिए गए थे बेटा क्योंकि वहाँ पे वेटेज बहुत कम है, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, और अननेसेसरी हम बहुत डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ने जाते तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम था। अननेसेसरी अगर आप किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ो और मिलने आपको 4 नंबर ही है, चाहे आप उस पर पूरी बुक क्यों ना पढ़ जाओ, है ना, तो मिलेंगे आपको वही 4 नंबर। तो कहाँ पे हमें स्पीड में चलना है, कहाँ पे स्लो चलना है, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाने में भी आपको टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। आज से हम थोड़ा स्लो चलेंगे, तो ऐसा लगे तो बता दिया करो, है ना। कहीं भी लगे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप बोल दिया करो, थोड़ा हम स्लो कर लेंगे उसको। चलो ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, दिस इज़ योर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रे ऑप्टिक्स। मेरा पेन थोड़ा अच्छे से चल जाए, 2-3 दिन से बड़ा परेशान कर रखा है इस पेन ने, है ना। मतलब मैं लिखना कुछ और चाहता हूँ और वो कुछ और जाता है ना। चलो ठीक है। फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना टेक्सचुअल स्टिकी नोट्स का यूज़ कर लूँ, है ना। ठीक है, दिस विल बी बेस्ट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इट इज ऑल्सो नोन एज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा बेटा, अभी तक हमने जो ईएम वेव्स के बारे में स्टडी किया, उस ईएम वेव्स में हमने हर तरह की वेव्स देखी, जैसे कि आपकी रेडियो वेव्स हो गई, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, है ना।
ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है, मतलब ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती है। रेडियो वेव्स, एक्स रेज, फिर आपकी गामा रेज, है ना, माइक्रोवेव्स, है ना। लेकिन अभी हम लाइट पढ़ने वाले हैं ना, रे ऑप्टिक्स का मतलब सब चीज़ें आपकी लाइट से कनेक्टेड रहेगी। तो लाइट जो होती है बेटा, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। लाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस बाकी वेव्स में और ये वेव्स में डिफरेंस इतना है कि लाइट जो है वो हमें दिखाई देती, लाइट जो है वो हमें दिखाई देती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक वेरी करती है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक वेरी करती है। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम को मैंने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। ये बचपन से आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, VIBGYOR, ठीक है, क्लियर है। तो ये रीजन जो होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं विजिबल रीजन। इस रीजन की हम बात करते हैं, ये होता है विजिबल रीजन। सो अगर मुझे लाइट को डिफाइन करना है तो मैं लाइट को ऐसे डिफाइन करूंगा, लाइट इज, फर्स्टली आई कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, it is that part of electromagnetic spectrum which comes under the visible region, which comes under the visible region, ठीक है। लाइट वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी सारी वेव्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट, ये सारी आपकी वेव्स आ जाती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अब हम स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लाइट, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई देगी हम उसी की अच्छे से डिटेल में स्टडी कर पाएंगे ना। अब रेडियो वेव हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, उसकी स्टडी अलग होती है, ठीक है। अभी जो हमारा कंसर्न है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है, और यू कैन से रे ऑप्टिक्स से है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइट, ठीक है। एंड लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which comes under the visible region, and wavelength varies from 400 nanometer to 700 nanometer. मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जाएगी तो रेड की होगी, मिनिमम वेवलेंथ पूछी जाएगी तो किसकी होगी, वायलेट की होगी, ठीक है। और इसके बीच में आपके बाकी कलर्स लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन द रे ऑप्टिक्स एज इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब रे ऑप्टिक्स को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। लाइट के बारे में तो हम काफ़ी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द रे ऑप्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑप्टिक्स? तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा? रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब्स द लाइट प्रोपागेशन। ये किसको डिस्क्राइब करती है? लाइट प्रोपागेशन को। अब लाइट का जो प्रोपागेशन होता है ना, लाइट ट्रैवल करती है तो वो किस फॉर्म में करती है? रेस के फॉर्म में। हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट की जो एनर्जी है ट्रैवल हो रही है? लाइट रेस के फॉर्म में हमें पता चलेगा। मतलब लाइट का जो प्रोपागेशन होता है रेस के फॉर्म में, उसकी स्टडी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जनरली हम सबको पता है कि लाइट रेज जो प्रोपागेट करती हैं, इनका प्रोपागेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है ना, स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ होमोजीनियस पाथ। इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ होमोजीनियस पाथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट रे ऐसे जा रही है और जैसे ये पहली लाइट रे है ना, ये दूसरी लाइट रे है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहली वाली जो लाइट रे है वो अपना पाथ चेंज करके दूसरे वाले के ट्रैक में आ जाएगी और इस तरह से जाने लगेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा।
ठीक है। लाइट रे जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसका पाथ हमेशा होमोजीनियस पाथ होता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया। अब देखो, लाइट में नोट्स बनाने में टाइम लगता है। अच्छा, नोट्स बनाने में टाइम लगता है इसलिए सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। ठीक है बेटा, समझ गया आपकी बात। अब देखो, लाइट में बेटा दो फिनोमेना होते हैं। सबसे पहले तो हम रेस के बारे में समझते हैं। रेस क्या होता है ना? जैसे कि ये एक रे है। रे तो हमें मैथमेटिक्स में पता ही होता है ना, बेसिक ज्योमेट्री हम पढ़ के आते हैं। इसको हम रे बोलते हैं, है ना, जिसका खाली एक ही एंड पॉइंट होता है। अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है। और जब बंडल ऑफ रेस कंबाइन हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। आपने देखा होगा जब आप किसी टॉर्च को जलाते हो तो वो टॉर्च में से ना बंडल ऑफ रेज निकलती है, और इन बंडल ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो खाली एक रे की स्टडी करना, इट इज ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप एक रे को अलग नहीं कर सकते। लाइट हमेशा बंडल के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। आप किसी भी सोर्स को देखो, चाहे हमने कल बल्ब का सोर्स देखा था, पॉइंट सोर्स, तो वहाँ से भी जो एनर्जी लाइट के निकल रही थी, है ना, बल्ब में से भी जो एनर्जी निकल रही थी, तो वो हमेशा बंडल के फॉर्म्स में ही निकलती है। एनर्जी हमेशा बंडल के फॉर्म्स में ही निकलती है। लेकिन थ्योरेटिकली जब हम इसको फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रे की भी स्टडी कर लेते हैं। हालांकि ऐसा हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। किसी भी एक रे को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। वी कांट सेग्रीगेट अ सिंगल रे। ठीक है। बट हम एक रे की स्टडी जरूर कर सकते हैं। हम एक रे की स्टडी करते हैं और फिर प्रेडिक्ट कर देते हैं कि बाकी रेस का भी इसी तरह का बिहेवियर होगा, क्योंकि सारी रेस जो हैं सिमिलर ही है ना, सबका सोर्स तो सेम है ना, एक ही सोर्स से निकल रही है। तो जो एक रे का बिहेवियर होगा वही सभी रेस का बिहेवियर होना चाहिए। इसलिए हम फिजिक्स में जब भी लाइट को स्टडी करते हैं तो हम रे डायग्राम बनाते हैं, है ना। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि हम बीम डायग्राम बना रहे। बीम डायग्राम नहीं बनाते हम, हमेशा क्या बनाते हैं? रे डायग्राम बनाते हैं ना, क्योंकि रे डायग्राम को स्टडी करना काफ़ी सिंपल हो जाता है, और रे डायग्राम के हेल्प से हम बीम का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बीम का वेरिएशन किस तरीके से हो। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए हम फिजिक्स में हमेशा लाइट की स्टडी के लिए क्या चूज करते हैं? रे डायग्राम। अब जब लाइट की बात आई गई है तो हम सबको पता है कि लाइट में देखो बेटा दो फिनोमेना अकर होते हैं, है ना। या तो आपका रिफ्लेक्शन होता है ना, या तो आपका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है। मैं तो कहता हूं दोनों फिनोमेना एक साथ अकर होते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों फिनोमेना आपके एक साथ अकर होते हैं। दिस बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेटिंग होता है ना। इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर इज डोमिनेटिंग फैक्टर। अब मान लो, सपोज करो कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है ना, और बाहर की तरफ मीडियम आपका एयर है। ठीक है। अब सपोज करो इस ग्लास स्लैब पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है। इस ग्लास स्लैब पे कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही। ठीक है। दिस विल बी योर इंसिडेंट रे।
ठीक है. दिस लाइन विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स, ये देखो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, एयर को ग्लास से सेपरेट कर रही है. तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? दिस बाउंड्री इज नोन एज योर इंटरफेस. द बाउंड्री विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स, दिस बाउंड्री इज नोन एज योर इंटरफेस. ठीक है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है. अब जब भी लाइट आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, तो मैंने आपको बताया दोनों जो प्रोसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दिस बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं है कि खाली रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है. ऐसा भी नहीं है खाली रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. दोनों प्रोसेस आपके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. ठीक है. तो इंसिडेंट रे आपकी जो यहां पे फॉल कर रही है, देखो दिस इज योर नॉर्मल रे विच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. ये जो रे है, ये आपकी नॉर्मल रे है जो इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर है. और इस नॉर्मल रे के साथ जो आपका इंसिडेंट रे का एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज योर नॉर्मल रे. ठीक है. ये जो रे है आपकी कौन सी रे? नॉर्मल रे. यहां तक सबको समझ आई बात? ठीक है. अब इंसिडेंट रे देखो यहाँ पे बेटा, दो प्रोसेस इसके पास अकर हो सकते हैं. कुछ एनर्जी इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है. कुछ एनर्जी आपकी इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एनर्जी इंसिडेंट रे की रिफ्रैक्ट हो गई. इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. एंड इस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे. अब यहीं से आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क होता है. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो इंटरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस ट्रैवल करने लगती है. अगर इंसिडेंट रे इंटरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में ट्रैवल करने लगे, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बात समझ आ रही? इफ द इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस travels to different medium, then bending of light takes place. है ना. इंसिडेंट रे अगर टकराने के बाद किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो उस लाइट की बेंडिंग हो जाती, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. तो आप देख सकते हो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, है ना. तो दिस एंगल विच इज मेड बाय द नॉर्मल of refracted ray, this angle is known as angle of refraction. This is your angle of refraction. तो जनरली होता क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इंसिडेंट रे लाइट की एनर्जी तो है ना. इंसिडेंट रे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी दो पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो रही, जिसमें से कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और कुछ पार्ट आपका रिफ्रैक्ट हो जा रहा है. तो अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में इसको डिफाइन करूं, अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में इसको डिफाइन करूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं
जितनी एनर्जी आपकी इंसिडेंट रे के पास थी, जितनी एनर्जी आपकी इंसिडेंट रे के पास थी वो किसके बराबर होगी? जितनी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्टेड रे की होगी प्लस जितनी एनर्जी आपकी रिफ्रैक्टेड रे की होगी। मतलब दोनों रेस की एनर्जी अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो किसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगी? इंसिडेंट रे की एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब जनरली होता क्या है, कई बार हमारा मटेरियल जो होता है, जैसे यहां पे मैंने ग्लास लिया हुआ है, तो मटेरियल टू मटेरियल it depends on the material that which phenomena is going to be dominating, है ना। कई बार आपका मटेरियल ऐसा होगा, जैसे बहुत ज़्यादा पॉलिश सरफेस अगर आप ले रहे हो तो पॉलिश सरफेस में 99% चांसेस होते हैं रिफ्लेक्शन के। अगर आपका सरफेस बहुत ही ज़्यादा पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो पॉलिश सरफेस पे 99% आपके चांसेस किसके हो जाते हैं? रिफ्लेक्शन के, और 1% चांस हो जाता है रिफ्रैक्शन का। लेकिन आप अगर इस तरह का ग्लास स्लैब ले रहे हो तो ग्लास स्लैब में आपका 70 to 80% अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% आपका रिफ्रैक्शन का चांस है, और 10 to 20% आपका जो 20 to 30% आपका रिफ्लेक्शन का चांस। मतलब होना दोनों प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर होंगे, ठीक है। दोनों प्रोसेस जो होंगे आपके साइमल्टेनियसली अकर होंगे। बात आप समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है, कौन सा फैक्टर आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हम उस प्रोसेस को वो बोल देते हैं। अभी सपोज करो इंसिडेंट रे मैं किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करा रहा हूं, तो मैं वहां पे रिफ्लेक्शन बोलूंगा, मैं वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का अमाउंट बहुत कम है ना। हालांकि हो दोनों प्रोसेस है, both the process are taking place simultaneously, but I will say that process which is dominating। जो प्रोसेस आपका डोमिनेटिंग होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस, द प्रोसेस विच इज डोमिनेटिंग दैट विल बी कंसिडर्ड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। आपका मटेरियल का टाइप कैसा है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा, है ना। इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, ठीक है। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमें दो लॉज पता होने चाहिए, जो आप बचपन में वैसे ही पढ़ के आते हो, 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। बताओ रिफ्लेक्शन के लॉस कौन कौन से होते हैं? पहला तो लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, एंड आपकी जो नॉर्मल रे होती है, ऑल द थ्री रेज लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। तो अभी मैं खाली रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, अभी मैं रिफ्रैक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले हम रिफ्लेक्शन के लॉस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वही ग्लास स्लैब को फिर से हम कंसिडर अगर करें तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ओनली द रिफ्लेक्शन प्रोसेस, ठीक है। हालांकि वहां पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है,
लेकिन अभी मैं शो खाली आपको रिफ्लेक्शन ही करूँगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है विच इज़ नॉर्मल टू द इंटरफेस। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकराती है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर। तो पहला लॉ तो ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, and second law is that incident ray, your reflected ray and your normal ray, all the three rays are lying in the same plane। देखो ये एक ही प्लेन में है ना, देखो ये आपकी रेज जो है वो सेम प्लेन पे लाई कर रही है। ये प्लेन कौन सा है आपका? एक्स वाई प्लेन। अगर आप प्लेन देखना चाहो तो प्लेन भी देख सकते हो। इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, this will be your y-axis and all the three rays are lying in your xy plane. The plane is also same. So these are the two laws of reflection. काफ़ी सिंपल लॉज है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। लेकिन कई बार जो आपका सेकेंड लॉ है इस पे जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है, क्योंकि तीनों रेस सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं, आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, है ना। तीनों रेस जो है आपकी सेम प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। तीनों रेस जो है आपकी सेम प्लेन पे लाई कर रही है ना। तीनों रेस जो आपकी सेम प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे इंसिडेंट रे जो है आपकी, इंसिडेंट रे का जो वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा, इंसिडेंट रे का सपोज करो डायरेक्शन है ये आई आर कैप, ठीक है। इंसिडेंट रे आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ आई आर कैप से, ठीक है। और नॉर्मल रे आपकी इधर है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रे, नॉर्मल रे को मैं डिनोट कर देता हूँ एन कैप से, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर आएगा। रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्रॉस एन कैप। कहने का मतलब ये है, ये दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना। तो सिमिलरली आप ये दो वेक्टर्स का भी जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ रही है आपको? दोनों का डायरेक्शन सेम हो। आप करवा के देख लो, इंसिडेंट रे की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ और नॉर्मल वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। देखो आपका जो थंब आएगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। योर थंब विल कम इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो आपका थंब आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रेस की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को ले जाओ और नॉर्मल रे की तरफ कर्ल करो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, तो देखो अगेन आपका जो डायरेक्शन होगा वापस डॉट आ जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो यू विल गेट द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो कई बार वेक्टर फॉर्म में इस लॉ को लिखा जाता है इस तरीके से, जिसका मतलब यही होता है कि ऑल द थ्री रेज आर लाइंग इन द सेम प्लेन, है ना। अगर किसी भी दो रेज का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेम आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो तीनों रेज जो हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं।
तीनों रेज जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रही है. सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको लॉ नहीं पूछेंगे, वो आपको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछेंगे. बात समझ आ रही है आपको? गेटिंग दिस और नॉट? चलो, अब रिफ्लेक्शन की हमने बात करी है, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं. तो रिफ्लेक्शन के दो मेजर टाइप्स होते हैं. वन इज योर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. Types of reflection. The one is your specular reflection, or you can say regular reflection. And another is your diffused reflection. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब ये स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो सपोज करो अगर हमारा सरफेस बहुत ही स्मूथ है ना, इफ वी हैव अ स्मूथ सरफेस, सपोज करो कि हमारा सरफेस बहुत ही स्मूथ है ना, इस तरीके का हमें एक स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, और यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है. इंसिडेंट रे आपकी इस तरह से फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे जाएगी, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस लॉ को मेंटेन करते हुए आपकी रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. सपोज करो इंसिडेंट रे ऐसे फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस सेम एंगल पे चली जाएगी. फॉलोइंग द सेम रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सपोज करो रे आपकी ऐसे फॉल कर रही है, अगेन वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रही है. अगर आप ध्यान से देखो तो इफ योर सरफेस इज स्मूथ, देन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर फॉलोइंग द सिमिलर पैटर्न. एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन. मतलब एक ही पैटर्न में आपकी लाइट जो है, देखो ये वाली इंसिडेंट रे इसके पैरेलल है, पहली वाली जो इंसिडेंट रे है, ध्यान से देखो, अगर आपने ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व किया है तो ये वाली रे इसके पैरेलल है, ये वाली रे इसके पैरेलल है. सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये रे इसके पैरेलल है और ये रे आपकी इसके पैरेलल है. तो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रही है. तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और यू कैन से रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब सपोज करो हमारा सरफेस थोड़ा रफ है ना. अगर हमारा सरफेस थोड़ा सा रफ सरफेस, मतलब आपका सरफेस सपोज करो इस तरीके का है ना. अगर आपका सरफेस थोड़ा सा रफ है, तो रफ सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता. रफ सरफेस में कभी भी आपका जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर नहीं हो सकता. जैसे कि मैं आपको एक सरफेस ड्रॉ करके देता हूँ, इस तरीके की सपोज करो आपको सरफेस दी हुई, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है. सपोज करो एक रे आपकी यहाँ पे स्ट्राइक करवा रही है,
है ना। फिर यहाँ पे आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, इसके एक नॉर्मल बनाई, फिर यहाँ से आपकी रे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। बात समझ आ रही? जैसे कि आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, फिर वो नॉर्मल रे से टकराने के बाद वापस सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर सपोज करो इंसिडेंट रे अगर आपकी यहाँ पे टकरा रही है इस तरीके से, तो वापस यहाँ पे आप एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करोगे और उससे टकराने के बाद आपकी रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो इंसिडेंट रे ऐसे टकरा रही है, तो फिर आप यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे और टकराने के बाद आपकी रे ऐसे कुछ चली जाएगी। सो यू कैन से दैट इरेगुलर पैटर्न इज ऑब्जर्व, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आप अलग अलग जगह की कंपेयर करोगे तो आपको एक इरेगुलर पैटर्न दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू द रफ सरफेस। रफ सरफेस से जो भी आपका रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके के होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकली स्मूथ नहीं होता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूं, जो मुझे बाहर से चीज़ें बहुत स्मूथ दिखाई देती हैं, जैसे कि सपोज करो आपके मैं टेबल की बात कर लूं, है ना। आपके पास वुडन का एक टेबल है जो कि बहुत स्मूथ आपको दिखाई दे रहा है, आपको नेकेड आइज से वो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मूथ दिखाई दे रहा है ना। ये सरफेस आपको बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है इफ यू ऑब्जर्व विद अ नेकेड आइज। और इसी को अगर आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो यही सरफेस आपको कुछ इस तरीके का रफनेस फैक्टर वाला दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली नो सरफेस इज स्मूथ। There is possibility, always there is a possibility of some roughness factor in the surface, but we assume that the surface is smooth. तो स्मूथ सरफेस जब भी हम स्टडी करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम सरफेस स्मूथ की स्टडी करेंगे, और स्मूथ सरफेस हमारा हमेशा एजम्पशन होता है। जैसे आप फ्रिक्शन में करते थे, फ्रिक्शन में हम क्या करते थे, सरफेस को स्मूथ एज्यूम कर लेते थे, जिससे हमारा एनालिसिस इजी हो जाता था, है ना। हमारी इक्वेशंस थोड़ी कम हो जाती थी। अगर रफ सरफेस का एनालिसिस करने जाओगे तो फिर आपका इक्वेशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो हमेशा क्या होता है, स्मूथ होता है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्मूथ है तो उसमें इस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, उसमें हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना। मतलब 99% हम यही एजम्पशन लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है और हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? सर ये फिर से समझाओ। अच्छा फिर से समझा देता हूँ, देखो इधर बेटा, जैसे कि ये सरफेस है आपका, ये मैंने वुड का एक टेबल लिया हुआ है। अब ये वुड के टेबल का मैंने एक सरफेस आपको दिखाया है ना। वुड के टेबल का आपको मैंने एक सरफेस दिखाया है। ये वुड का एक टेबल है जिसके मैं एक एज की बात कर रहा हूँ। अभी ये एज आपको देखो ऐसा स्मूथ दिखाई दे रहा है, अभी ये एज आपको बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसी एज को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा सरफेस दिखाई देगा, इस तरह का सरफेस आपको दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखोगे केयरफुली, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल है लैब वगैरह में,
तो जब एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हम ये चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे ये जो सरफेस स्मूथ होता है वो असली में स्मूथ नहीं होता, असली में ऐसा दिखाई देता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये पार्ट हमें तभी दिखाई देगा जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसलिए हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं, हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा सरफेस क्या है, स्मूथ है। वी ऑलवेज अज्यूम दैट, दिस इज आवर एजम्पशन। एजम्पशन इज वेरी नेसेसरी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एजम्पशन लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने भी सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। अगर स्मूथ सरफेस है तो हमारा रिफ्लेक्शन हमेशा कैसा होगा, रेगुलर। वी ऑलवेज फॉलो दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। वी ऑलवेज फॉलो दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट? अब रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए दो मेजर कंपोनेंट्स पे होना चाहिए। पहला तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। पहले तो ये समझो ऑब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आपके पास कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे कि ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब आपके पास मिरर है, लेंस है, कुछ भी है, एनी ऑप्टिकल डिवाइस यू हैव। अभी हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम मिरर की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए हमारा ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगा, मिरर। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन our optical device will be ऑप्टिकल डिवाइस विल बी मिरर। ठीक है, हमारा ऑप्टिकल डिवाइस जो होगा वो क्या होगा, मिरर होगा। ठीक है, अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां से आपका कंसेप्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग शुरू हो रही है। अब एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज object is defined as the intersection of एक मिनट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पेन थोड़ा आज नखरे कर रहा है। Object is defined as the intersection of, I am writing with the this sticky notes, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसका मामला। Object is defined as the point of intersection of all incident rays। ठीक है, जितनी भी आपकी इंसिडेंट रेज है इन सब के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑन एनी ऑप्टिकल डिवाइस, सपोज करो ये हमारी ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। सपोज करो ये हमारी ऑप्टिकल डिवाइस है और ये सारी इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रे यहाँ भी जा रही है,
इंसिडेंट रे यहाँ भी जा रही है, इंसिडेंट रे यहाँ भी जा रही है, ठीक है। इंसिडेंट रे आपकी हर जगह पे जा रही है। तो ये जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं जो ये सोर्स से निकल रही हैं, इन सभी इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस। इट मे बी अ मिरर, इट मे बी अ लेंस, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो ये हमारा मिरर होगा, ठीक है। तो जितनी भी इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज। जितनी भी आपकी इंसिडेंट रेज हैं, इन सब के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इन सब के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस डेफिनेशन? यस, है ना? चलो, अब मेरे ख्याल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से। आपका टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है बेटा, है ना। इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो इसको बहुत मन लगा के पढ़ना। चलो, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।